बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप जो है अपने पेपर्स की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने SLO बेस्ड हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसको हमने हाफ सॉल्व किया था प्रीवियस हमारे लेक्चर के अंदर, आज हम उसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक हमने सॉल्व किया था दैट वाज टिल क्वेश्चन नंबर 5। शार्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व किए होंगे, और इसी तरह जो MCQs हैं वो आल्दो मैंने एक लेफ़्ट किया था कि आपने खुद से सॉल्व करना है, लेकिन किसी ने भी कमेंट सेक्शन में कोई बताया नहीं है। मीन्स आप इतनी ज़्यादा अच्छी जो प्रिपरेशन है वो नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो 2 पेपर हमने सॉल्व किए हैं, आपके जो सारे MCQs हैं और जो सारे शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं वो आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो आज हम 5 से ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे और थोड़ा थोड़ा उनका साथ में हिंट देता जाऊंगा। मैक्सिमम क्या करना है, आपने उसका जो सोल्यूशन है वो खुद से लाजमी सॉल्व करना है, जो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन शामिल हैं। इस पेपर को हम डिराइव पे जो आपकी गूगल ड्राइव होगी उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से इसको गेन कर सकें और सॉल्व कर सकें। सो ये हमारे MCQs थे जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सॉल्व किए थे, और शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो है वो सॉल्व किया था कि सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने सॉल्व किया था, और इससे रेलिवेंट जो MCQs थे उनको भी देखा था। आज हम जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे ऑनवर्ड जो है सॉल्व करेंगे। आल्दो मैंने आपको कहा था कि 7 तक आपने खुद से सॉल्व करना है, कि आप जो है वो, ताकि आपको चीज़ें खुद से भी पता होनी चाहिए कि आपने कैसे करनी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने खुद से सॉल्व किया है उनके लिए ज़रा थोड़ा सा हिंट जो भी दूंगा वो आसान रहेगा। अब देखिए, आइडेंटिटीज़ को आपने प्रूव करना है। आइडेंटिटीज़ के अंदर जो सारे हम फार्मूलाज हैं उनको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको यूटिलाइज़ करनी आनी चाहिए। एक, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये 3 बेसिक जो हैं आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं बेसिक 3 होती हैं, और कंप्लीट मिला के 6 होती हैं। साइन का क्या होता है, 1 ओवर कोसिकेंट होता है। कॉज का इन्वर्स क्या होता है, 1 ओवर सीकेंट होता है। और टेन जो होता है वो साइन ओवर कॉज भी इसको लिखते हैं, और 1 ओवर कॉट भी लिखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने कहीं ना कहीं इसके अंदर यूटिलाइज़ करनी है। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट में वैल्यू है, तो आपने इसको शो करना है दैट इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो बहुत इजी भी होती हैं, बहुत मुश्किल भी होती हैं। इजी क्यों होती हैं कि आपको आंसर अपना सामने नज़र आ रहा होता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है और ये चीज़ मैंने डिराइव करनी है। मुश्किल कैसे होती हैं कि अगर आपको कोई एक भी फार्मूला मिसिंग है, नहीं आता, तो फिर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए जो इसके बेसिक फार्मूलाज जो मैंने सारे रिपीट किए हैं वो आपने एक जगह पे लिखने हैं और उनके रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब देखें सीकेंट स्क्वायर है और कोसिकेंट स्क्वायर है, और राइट साइड पे आना चाहिए टेन और कॉट। इट मीन्स सीकेंट और कोसिकेंट को हमने टेन और कॉट में लेके जाना है। तो सीकेंट की जो आइडेंटिटी है वो आपको पता है, अभी मैंने रिपीट की है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है। मैंने उसकी जगह पे वो वैल्यू लिख दी है। कोसिकेंट स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ है ये मिलके बन जाती है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, कैसे बन जाती है ये देखें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 2 हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो टेन और कॉट हैं ये एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं उसको भी हम देखते हैं। देखिए, अगर हो ना 2, ये बनेगा ना 2 टेन थीटा फॉर एग्जांपल कॉट थीटा हो ना, तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही रहेगा, क्योंकि टेन किसकी इक्वल होता है, टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, पीछे सिर्फ 2 ही रह गया ना। इट मीन्स ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मिलके किसका फार्मूला बन रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है और ये जो अंडर रूट है ये आपस में कट जाते हैं, तो पीछे आपके पास यही जो चीज़ रहेगी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके रेफरेंस से जो भी आपको फार्मूले सारे बताए हैं, आइडेंटिटीज़, साइन किसके इन्वर्ट होता है, कॉज किसके इन्वर्ट होता है, टेन किसके इन्वर्ट होता है, ये सारी जो है अगर आपको आते हों। और फिर इसमें एक हिंट क्या है कि आइडेंटिटीज़ वाले जो क्वेश्चन आपने
क्वेश्चन को, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपने बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे? अगर कोई क्वेश्चन कोसिकेंड और सीकेंड की फॉर्म में है तो आपने कोशिश करनी है उसको बेसिक जो है ना साइन, कॉज और टेन इनके अंदर लेके जाना है, और उनमें से भी क्या साइन और कॉज के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। इसके रेफरेंस से जो दूसरी साइड पे क्वेश्चन है कि डेकागोनल डाई जो है वो उसको हमने लेबल्ड किया है। इसमें अब टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं जी? 4, 2, 6 और 4 10 वैल्यू। इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर जो है वो आपने गेट करना है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? अब टोटल हो गया 10। अब देखिए इवन इनमें से कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 जो हैं वो इवन हैं, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर गेट करने की वो क्या होगी? 7/10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा है कि मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 4 की कितनी है जी? ये अब उसमें से 6 सिर्फ जो है वो निकल जाएगा, बाकी रहेंगे 4 और 2 6। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 जो है 4 भी उसके मल्टीपल हैं 4 के, और 8 भी हैं, तो 6/10 हो जाएगी। पहले का 7, दूसरा 6/10, इसको सिंप्लीफाई करके 3/5 भी हम कर सकते हैं। लास्ट वन थर्ड इसका जो पार्ट है कि फैक्टर ऑफ 12। अब 12 के जो फैक्टर हैं वो इसमें से आपने देखने। फैक्टर यानी कि जो उसको कंप्लीट डिवाइड करते हो। एक तो हो गया 4, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 4, और दूसरा कौन सा है? 6। ठीक है जी, तो ये जो हैं वो इसके फैक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब इसकी बात हम करेंगे तो ये कितना बनेगा फिर? हाँ जी, 4 हैं और दूसरा है 6, तो आप कहेंगे 2/10 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या 1/5 भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस से क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपने मॉडल वैल्यू यानी कि मॉड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अगर इन दोनों क्वेश्चन के अंदर से आप देखें तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है वो कदरे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब ये क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला है मॉड का, एक तो वो आपको आना चाहिए, दूसरा ये थोड़ा सा सॉल्व करने के अंदर लेंथी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होंगे उनके अंदर से एक क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन, तो आपने उसकी तरफ जाना है जो आपको उन दोनों में से बेहतर आता है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले क्या आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मॉड का क्या होता है। L+F0 F1 Fm, वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बनानी है, यानी कि उसके लिए आपको क्या करना है? एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अब दूसरी साइड पे आपने क्वेश्चन को अगर कंपेयर करें तो ये छोटा क्वेश्चन है, और इसमें क्या है? आसान फार्मूला है कदरे, मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट मतलब x की एवरेज और y की एवरेज मिड पॉइंट कहलाती है। अब किस चीज़ का मिड पॉइंट? इफ़ 1 and 4 इज मिड पॉइंट। 1 और 4 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो 1 और 4 है। मीन्स 6 + a डिवाइडिंग बाई 2 और b + 2 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 1 and 4। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट हैं उसने क्या कहा है कि ये जो मिड पॉइंट हैं ये 1 और 4 के इक्वल है। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, 1 और 4 के इक्वल है। मीन्स 6 + a डिवाइडिंग बाई 2 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह b + 2 डिवाइडिंग बाई 2 ये 4 के इक्वल हो जाएगा। और आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड a एंड b। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनके अंदर से आप a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 6 + a इज इक्वल टू 6 + a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 2 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या आ रही है? -4, यानी कि 2 - 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या बन रही है? -4 बन रही है। और इसी तरीके से आप b की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। b + 2 इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 6 आपके पास वैल्यू आ गई। यानी कि अगर इसके मार्क्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन रूब्रिक्स को देखें तो 2 मार्क्स की आपकी जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी और 2 मार्क्स की a की वैल्यू होगी। अब इन दो में से फर्दर कैसे होगी? ये जो आप इक्वेशन लिखेंगे, एक इसका मार्क होगा और एक जो होगा वो आपका एक्यूरेट जो आंसर होगा उसका मार्क होगा। और इसी तरह जो b की वैल्यू है उसमें एक उसकी इक्वेशन का मार्क होगा और एक उसका जो एक्यूरेट आंसर होगा उसका मार्क होगा। नेक्स्ट, अब देखिए इन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सा आसान है। अगर आपको फार्मूला पता हो तो फिर ये जो है ये थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन है, आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो कदरे लेंथी भी है और आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, मुश्किल भी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब फार्मूला क्या है जी? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज दिस। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और आपने क्या करना है जी, हाउ मैनी साइड्स, यानी कि n आपको फाइंड आउट करना है कि वो n कितनी होंगी। तो क्या फार्मूला होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब आपने n फाइंड आउट करना है और उसने क्या कहा है कि ये जो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है 2880 के इक्वल है। मीन्स मैंने जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाया है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 2880। अब आपने क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू को निकाल लेना है। कैसे आप n की वैल्यू निकालेंगे, 180 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, 2880 डिवाइडिंग बाय 180, ये कैंसिल हो गया और ये 16 टाइम, तो n इज इक्वल टू 18 आंसर आ जाएगा। 16 -2 दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 18 आपके पास टोटल जो है वो साइड्स आ जाएंगी जिनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 2880 होगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आए तो फाइंड दी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है, किस में से पास कर रही है, -2 और -1 में से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x इज इक्वल टू x - 2y इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है जो आपने लाइन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला एक तो आपको आना चाहिए, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब उसमें फिर फर्दर क्या है, आपको स्लोप की वैल्यू भी चाहिए और x1 y1 पॉइंट भी चाहिए। अब x1 y1 जो पॉइंट्स हैं वो तो गिवन है, -2 और -1 है। अब बारी आ जाती है स्लोप की। तो देखिए ये दिया हुआ है x - 2y इज इक्वल टू 0। इसको आप इस फॉर्म में निकाल के y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका भी फार्मूला आपको आना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब इधर से आपने ये जो 2y है इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू 1/2x, यानी कि स्लोप आपका क्या आ गया, 1/2। अगर हम कंपेयर करें तो इस पे हमने बड़ी डिटेल से बात की है, जो हमारा चैप्टर था स्लोप्स वाला, उसके अंदर के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन सारों से रेलिवेंट। और मैंने आपको ये कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से कोई से 2, 3, 4 जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी भी स्ट्रेट नहीं है सीधा सीधा कि आपके पास स्लोप निकल आई आप इक्वेशन ऑफ लाइन पुट कर देंगे, नो। आपसे पूछा गया है परपेंडिकुलर का केस, परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के आपकी जो लाइन आप निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, मींस आपका जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा वो -2 होगा। अब -2 कैसे होगा, जो स्लोप आपने निकाला है, अब आपने जो लाइन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है, तो मींस जो स्लोप आपका निकला है आपने उसको नेगेटिव के साथ इन्वर्ट कर देना है। नेगेटिव के साथ इन्वर्ट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन का वो स्लोप आ जाएगा। अब 1/2 है, नेगेटिव के साथ इन्वर्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x1 और y1 कौन से पॉइंट हैं, -2 और -1। स्लोप की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा 8 पार्ट। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको नजर आए। इस पे क्या चीज़ है जी कि सॉलिड ए जो है वो आपको शोन है, सिमिलर टू द सॉलिड बी है, नॉट शोन है विद अ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अब क्या होता है पता होना चाहिए, यानी कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशियो आपको दी हुई है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, इट मीन्स अगर हम ए की एरिया, इसको हम ए कह देते हैं अगर हम, या A1 कह देते हैं, वो एरिया हमें दिया हुआ है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो वॉल्यूम 1 दिया हुआ है वो है 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपने, और स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर को दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, आप K भी कह सकते हैं 2:3, अगर आपको मसला होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि L1/L2, ठीक है, 2/3 की इक्वल है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, इसमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पी। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मींस A2 आपने फाइंड आउट करना है और दूसरे वाले का V2 आपने फाइंड आउट करना है। अब छोटे छोटे फार्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। A1/A2 किसके इक्वल होता है, लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल स्क्वायर होता है, और इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का क्यूब हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में यानी कि क्यूब आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि आप k का क्यूब यानी कि जो स्केल फैक्टर की आपको वैल्यू, और स्केल फैक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है 2:3,
अब आपके पास एक वॉल्यूम लेट से गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, सपोज 280 पाई गिवन है, और V2 आपने फाइंड आउट करना है, और दूसरी साइड पे 2/3 होल का क्यूब जो है वो आपके पास मौजूद है। अब आपके पास 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन हैं, एक आपके पास अननोन है, तो V2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, सिंप्लीफाई करके आप जो वैल्यू है अननोन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह इस फार्मूले से आप A2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आई होप आपको ये आता होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/27 मीन्स 280 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडिंग बाई 8 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके अपना जो V2 है वो फाइंड आउट कर लेना है, और इसी तरह इस फार्मूले को यूज़ करके आपने A2 को फाइंड आउट कर लेना है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रह जाती है, सिंप्लीफिकेशन रह जाती है आफ्टर क्वेश्चन, और इसमें कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं है। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड के लाइंस पासिंग थ्रू दिस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दो लाइंस का पेयर दिए हुए PQ हैं और RS हैं, ये परपेंडिकुलर है। अब इसके लिए वो एक जो फार्मूला है कि लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, वो केस आपको पता होना चाहिए। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, और आपने K फाइंड आउट करना है जो इनके अंदर इन्वॉल्व्ड है। अब पहले तो PQ का स्लोप निकाल लें। अब फिर स्लोप का जो फार्मूला है, जब आपको दो ऑर्डर पेयर दिए जाते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो PQ अगर मैं इसको M1 का नाम दे दूं, Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1, यानी कि 5/5 विच इज इक्वल टू 1, ये पहला स्लोप है। Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1, वो माइनस माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और M2 स्लोप क्या आएगा जी, Y2 यानी कि 10 माइनस के ओवर 7 माइनस 2। ठीक है, तो अब 10 माइनस के ओवर 5 ये जो स्लोप होगा ये इसी तरह ही रहेगा। अब दोनों आपके पास स्लोप्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर का केस है, तो M1 M2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, मीन्स 1 और 10 माइनस के ओवर 5 इज इक्वल टू -1। या आप ये भी कह सकते हैं कि 10 माइनस के इज इक्वल टू -5, क्योंकि 1 है मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से अब आपको K निकालना है, तो 10 + 5 इज इक्वल टू K, यानी कि 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। कंपैरेटिवली दोनों ही तकरीबन आसान हैं, दोनों में एक एक दो दो फार्मूला हैं, तो वो फार्मूले जो हैं वो सारे आपको अजबर होने चाहिए। और उसका क्या तरीका है, हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर जो भी फार्मूले यूटिलाइज हो रहे हैं, आप छोटी सी अपनी एक चिट बनाएं, उसके ऊपर फार्मूले जो हैं, जो स्टिकी नोट्स होते हैं उसके ऊपर फार्मूले लिखें, और उसी एक्सरसाइज पे पेज पे आप वो चिपका दें, ताकि आपको वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करने की बजाय आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो आप फार्मूलाज जो हैं वो कम से कम रिवाइज़ कर लें, तो आपको कुछ हद तक अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उसके बगैर आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थे हमारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल के साथ अपने पास ज़रूर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी कंप्लीट इस हवाले से प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आते हैं अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें देखते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन हैं। लॉग के रेफरेंस से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए टोटल जो 4 लॉज हैं, और उसमें से पहले जो 3 लॉज हैं वो मस्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि उसके रेफरेंस से शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों ही आने के बहुत ज़्यादा 100% चांसेस हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवेल्युएट बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ द थ्योरम, वो जो लॉज हैं वो आपको अजबर होने चाहिए, टोटल 4, और पहले जो 3 हैं वो मस्ट होने चाहिए। आप लॉग ऑफ x के इक्वल रखते हैं, दूसरी साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं, तो अब ये सारी वैल्यूज़ मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा, मैं एक ही स्टेप पे ना लॉज को, अब फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ x है, तो जो थोड़ी सी आप मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं एक तो वो लिखता हूँ, और फिर जो है वो कैसे अप्लाई होते हैं वो थोड़ा सा लिखता हूँ। अब देखिए, ऊपर जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन से हम एडिशन में जाएंगे। अब एडिशन में अगर हम जाएंगे तो फिर पहली जो वैल्यू है उसमें है स्क्वायर रूट। अब चले मैं एक दफ़ा ना लिखता हूँ, लॉग 39.24 और इसकी पावर 1/2 प्लस लॉग 1
0.931 होल पावर 1/3। अब ज़्यादा जो मिस्टेक आती है वो आती है जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब यहाँ पे आप लॉ लगाएंगे तो वो दोनों एडिशन में हो जाएंगे, लेकिन जब आप इस पे सब्ट्रैक्शन का लॉ लगाएंगे माइनस लॉग, तो आप ये कर लें कि जब सब्ट्रैक्शन आती है तो ब्रैकेट आ जाती है। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आ जाएगा log 64.4 होल पावर है 1/4 और माइनस लॉग प्लस लॉग 23.91 होल पावर 1/2। ठीक है, अब माइनस जब भी आएगा तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है या ब्रैकेट आ जाएगी। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंदर वाला जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है वो इस जगह पे होती है, तो आपने इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखना है। अब एक स्टेप मैं इसका और लिख देता हूँ ताकि इसको जो है वो चेंज कैसे करना है फर्दर। log ऑफ x इज इक्वल टू, अब इस पे दोबारा से पावर लॉ भी लग रहा है, 1/2 log 39.24। नेक्स्ट वाले पे भी पावर लॉ 1/3 log 1.931। अब माइनस, एक तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 log 64.4 और दूसरा इसके ऊपर भी पावर लॉ लगा रहे हैं। अब माइनस जब इससे नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 log 23.91 हो जाएगा। तो ये हमने सारे जो लॉज हैं वो यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दी। अब आपके पास बड़ा आसान तरीका है, कैलकुलेटर से बारी बारी वैल्यूज़ लेते जाएं और इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के साथ आपने डिवाइड करते जाना है। फॉर एग्जांपल log 39.24 है, मैं एक दफ़ा इसकी वैल्यू ले भी लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब आपने क्या करना है जी, log 39.24 ये आ रही है सपोज 1.5937 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, ये जो 2 है ये इसके साथ डिवाइड कर देंगे और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है log 1.931 डिवाइडिंग बाई 3। तो वो सारी वैल्यूज़ आपने लिखनी हैं और उनको डिवाइड करके ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, ये log ऑफ x की वैल्यू आएगी। अब आपको तो x चाहिए, तो जो इधर आंसर आएगा फिर आपने उसका x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ आंसर निकालना है। और एंटी लॉग भी आप कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे तो वो आपका एंटी लॉग निकल आएगा। सो ये था डिटेल में लॉग का क्वेश्चन और इसके जो फार्मूले हैं वो तीनों ऑलमोस्ट इसके अंदर यूटिलाइज हुए हैं, डिवीजन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन का भी और पावर का भी वो हमने यूटिलाइज भी किया है और आपको ये आने भी चाहिए। और लॉग के हवाले से जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके आने के पेपर में चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब ये था लॉग का क्वेश्चन। अब दूसरी साइड पे जो क्वेश्चन है वो है टू मेक a4 - 10a³ + 27a² - 9a + 2 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड जो है वो उसका क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है या कोई p/q अननोन वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड आउट करनी हो। अब इसके जो मोटे मोटे रूल्स हैं वो हम लिख देते हैं ताकि आपको ये भी जो है वो अज़बर हो जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा, अब क्या है, क्वेश्चन आपके पास है a4 - 10a³ + 27a² - 9a + 2। तो ये जो डिवीजन का क्वेश्चन होता है इसको आपने कैसे सॉल्व करना होता है, आपने सबसे पहला जो पॉइंट लेना है वो लेना है कि ये जो पहली वैल्यू है ये कैंसिल हो सके। अब ये a4 है और कैंसिल भी हो सके और वो एक जैसे नंबर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, एक जैसे से क्या मुराद है, मतलब 5 है सपोज तो वो 5 से ही मल्टीप्लाई हो, a है तो वो a से ही मल्टीप्लाई हो, 6 है तो वो 6 से ही मल्टीप्लाई हो। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि देखें इधर a है तो मैं इसको a³ से मल्टीप्लाई करूं तो वो a4 बन जाएगा। नो, a² है तो फिर इधर a² ही आपस में सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये इधर आ गया a4 प्लस पहले साइन है, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। एक तो आपने पहला स्टेप ये जो है वो याद रखना है। दूसरा, ये जो वैल्यू है जब ये नीचे उतरेगी ये डबल हो जाएगी। डबल का मतलब उतनी ही वैल्यू उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। जब ये ऐड होगी तो ये बन जाएगी 2a² बन जाएगी। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगी, 2a स्क्वायर बन जाएगी। ऊपर से जो वैल्यू है फिर आपने वो नीचे उतारनी है, ये वैल्यू मैंने नीचे उतार दी। अब इसमें एक और पॉइंट, अगर ऊपर से उतरने वाली वैल्यू नेगेटिव में होगी तो फिर नेगेटिव वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 10a³ बने। अब ये 2a स्क्वायर है तो -5a और -5a, अब -5a के साथ आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10a³ और इसी तरह दूसरी जो वैल्यू है वो बन जाएगी 25a स्क्वायर बन जाएगी। फिर इसी तरह आप साइन चेंज करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, 2a स्क्वायर -9a + 2। अब अगले स्टेप में जब आप दोबारा से वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे, डबल करेंगे, तो अब ये वैल्यू ऑलरेडी डबल हुई पड़ी है, यानी कि 2a स्क्वायर आपने पहले डबल किया हुआ है। अब ये जो दूसरी वैल्यू होगी सिर्फ ये डबल होगी, मीन्स ये 5a है तो ये नीचे आके आ जाएगा 2a स्क्वायर -10a हो जाएगा। हर स्टेप की मल्टीप्लिकेशन में एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो है 2a स्क्वायर कैंसल मस्ट होना चाहिए, पहली जो वैल्यू है। तो अब +1 और इधर भी +1 तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर -10a + 1 हो जाएगा। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस था प्लस तो ये a रह गया और a + 1 जो है ना वो रह गया है। अब a + 1 ख़त्म नहीं हो रहा, अब इससे आगे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब फिर आगे से ये 3 पार्ट्स शुरू हो जाते हैं। व्हाट शुड बी एडेड इन इट, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, एंड पे जो बचना चाहिए रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करें, इस वैल्यू में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। अब ऐड क्या कर सकते हैं कि ये 0 बने, ठीक है। अब देखें 3 है, 3 में क्या ऐड करें कि वो 0 बने, तो आप कहेंगे कि उसमें -3 ऐड करें। अब इसी तरह a + 1 है, इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बने, तो ऐड करने के लिए पहले का आंसर होगा -a - 1, अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि वो आंसर को 0 कर देगा। दूसरा पार्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब सब्ट्रैक्ट क्या करें, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए a + 1 ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो क्या करेंगे, a + 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 बनेगा, क्योंकि माइनस होगा जब तो वो साइन चेंज हो जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा। और तीसरा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू का मतलब ये है कि a + 1 जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। तो ये थे हमारे डिटेल में क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, HCF, LCM, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट और लॉग का जो क्वेश्चन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ और उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोप्लेन एट एन आल्टीट्यूड 900 आल्टीट्यूड पे एरोप्लेन एक उड़ रहा है, फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के रेफरेंस से क्वेश्चन पहले जो था वो जो 10th के SLOs थे उसमें था। अभी ये 9th में है तो 9th में भी फिर इसी तरह ही ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी हर साल तकरीबन पेपर में आता था क्वेश्चन, आपका भी इसी तरह ये कि ये पेपर में ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, अब उसमें क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता होना चाहिए कि वो क्या हैं, कैसे बनते हैं। ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक एरोप्लेन सपोज उड़ रहा है 900 उसकी हाइट है, 900 आल्टीट्यूड पे, फाइंड द 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, दो जो हैं वो शिप्स आ रहे हैं उसी की डायरेक्शन में आ रहे हैं और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, 30 है और 45 है। मीन्स अगर यहाँ से वो ऑब्जर्व करेगा नीचे की तरफ तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो नीचे बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 30 और 45 बन रहे हैं। मीन्स 30 और 45, तो ये लाइन इधर मिला दी। अब बताना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ए सपोज A और B मैंने कहा कि ये शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास C और D दो राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वैल्यू है, तो यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री। अब एक ट्राइंगल कौन सी है, ACD, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, BCD, ठीक है। तो अब इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करके साइन, कॉज और टेन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साइन किसकी इक्वल होता है,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सपोज अगर मैं आपके ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ BCD, अब ये पूरी लेंथ निकाल लें, ठीक है, और उसमें से फिर ये वाली BC सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर BCD में दे लें तो tan 45 किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। सपोज ये y है, BC जो है, या हम इसको BC अगर कह दें तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इज इक्वल टू 900 ओवर क्या हो जाएगा? अब tan 45 है वो 1 की इक्वल होता है, मींस BC की जो वैल्यू है वो सपोज आ गई 900। एक फिर दूसरी दफा आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ACD, इसमें आप tan 30 लगाएंगे, 900 डिवाइडिंग बाय AC। अब AC इज इक्वल टू 900 डिवाइडिंग बाय tan 30 की जो वैल्यू है वो सपोज आ रही है 0.57। अब इनको डिवाइड करेंगे, अब AC की वैल्यू 900 डिवाइडिंग बाय 0.57, ये आपके पास आ रही है 1578, ठीक है। अब आपको जो AC की वैल्यू है वो आ रही है 1578, BC की जो वैल्यू है वो है 900, तो आपको तो चाहिए AB की वैल्यू ना। तो देखें AB की जो वैल्यू होगी वो होगी AC माइनस BC, यानी कि कंप्लीट वैल्यू, उसमें से BC की वैल्यू माइनस कर दें, 1578 माइनस 900 कर देंगे तो आपके पास AB की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि 678 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और इसके रेफरेंस से, यानी कि जिनमें डबल आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हैं, उनके रेफरेंस से आपके पास जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आने के चांसेस हैं, आपने उस पर फोकस रखना है। नेक्स्ट इसके सामने जो है वो है शो दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, और शो करना है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर सेम। स्क्वायर इस तरह की शेप होगी जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल हैं, इट मींस आप AB, BC, CD और AD पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे वो जो सारी वैल्यूज होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम कोई एक जो है वो AB, सपोज मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला लग भी जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा, क्या होता है जी, x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और कंप्लीट इनका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि AB की वैल्यू 3 आ रही है। अब अगर ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो AB क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर AB 3 आ रहा है तो इसी तरह फिर BC जो है वो भी 3 आना चाहिए, CD भी 3 आना चाहिए, और AD भी 3 आना चाहिए। अगर ये सारे इक्वल आएंगे तो तभी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। फर्दर उसने क्या कहा? आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर मैं इनको पॉइंट्स का नाम दे दूं ABCD, तो उसने मजीद क्या है कि इनके जो डायगोनल्स की लेंथ है वो भी इक्वल है। अब डायगोनल कौन से हैं? क्रॉस, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। उसके लिए आप क्या निकालेंगे? फिर AC की भी वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, और इसी तरह जो BD है उसकी भी वैल्यू आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, और उनकी भी जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आपने शो करना है। शो मतलब क्या है कि आपने वो वैल्यू निकालनी है, बताना है। अगर वो वैल्यू दोनों सपोज आती हैं 6 और 6, AC भी 6 आ गया और BD भी 6 आ गया, तो आप कहेंगे कि उनकी जो डायगोनल्स की लेंथ है वो इक्वल हो जाएंगी, तो आपका इस तरह जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पैरेललोग्राम का जो क्वेश्चन है, या स्क्वायर का जो क्वेश्चन है, या रेक्टेंगल का जो क्वेश्चन है, तो ये आने के काफ़ी चांसेस हैं, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को भी डिटेल से सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने एक लगा दिया है, बाकी आप इसी तरह इसका खुद जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। सो ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ। आपको पहले भी बताया है कि अब देखें जो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है वो आपके आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन के, और ज्योमेट्री में जो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? 4 चीज़ें, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और आल्टीट्यूड। ये 4 चीज़ें हैं। इसकी बनावट के हवाले से जो क्वेश्चन है वो आने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर हम पहले इस क्वेश्चन को देखें
तो इसमें जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इंटरसेक्शन का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन यहाँ पे वो कट कर रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपके पास दो लाइंस हैं। अब एक केस कौन सा है, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, और लाइन कैसे निकालनी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने एक शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व किया था, स्लोप निकाली थी, इक्वेशन ऑफ लाइन यूटिलाइज की थी। अब इसी तरह यहाँ पे भी है, तो अब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालने हैं, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर रूल है, इन्वर्स मेथड है, जो भी आपको आता हो आपने वो इम्प्लीमेंट करना है। आसान कौन सा है कि हम क्या करेंगे कि सेम बनाएंगे। अब x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 बनाएं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस तरह क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x के कोएफिशिएंट होंगे वो सेम बन जाएंगे, और फिर आप उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। फिर उस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन या दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह वो जो x और y पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, अब जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए तो फिर आपने एक लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल टू द लाइन थ्रू माइनस। अब पैरेलल का केस है, मतलब आप इन दो पेयर ऑफ पॉइंट से स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब दो पेयर दिए होते हैं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यहाँ पे एक वर्ड है पैरेलल और दूसरे में वर्ड है परपेंडिकुलर। जब पैरेलल होगा तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी उसका भी वही स्लोप होगा जो इनसे स्लोप निकलेगा। सपोज इन दो पॉइंट को आप लगाते हैं और स्लोप आता है 5, तो अब आपका भी जो स्लोप होगा वो भी होगा 5 ही होगा, और आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे x और y वो आपके x1 और y1 पॉइंट होंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे ना, जिसमें है परपेंडिकुलर का केस। परपेंडिकुलर के केस में ये होगा कि थ्रू दिस आप जो स्लोप निकालेंगे ना इन दो पॉइंट्स को लगा के, सपोज आपका वो स्लोप आता है, चले 5 ही आता है अगर, तो अब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा वो -1/5 होगा। वजह, जब परपेंडिकुलर का केस होता है तो स्लोप्स जो होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 की इक्वल होता है। या आपको आसान एक तरीका बताया था कि आपने जो गिवन स्लोप होगा उसको नेगेटिव के साथ इन्वर्ट कर देना है, तो वो आपका परपेंडिकुलर के केस में रिक्वायर्ड स्लोप आ जाएगा। यानी कि आपका स्लोप अगर सपोज इधर से 5 निकला है, आप उसको नेगेटिव के साथ उल्टा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, -1/5, और वो आपका रिक्वायर्ड स्लोप फॉर योर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क है पैरेलल के केस में और परपेंडिकुलर के केस में। अब अगर इसके हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स करेंगे तो ये हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे उनके 2 मार्क्स हो जाएंगे, और 3 मार्क्स आपके इसके हो जाएंगे, और 3 मार्क्स जो हैं वो इसके हो जाएंगे। अब इसमें से 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, एक जो आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है, दूसरा जो आप उनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्लोप, दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा जो आप फाइनल आंसर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, वो 3 हो गए। दूसरे केस में भी यही है, जो आप स्लोप निकालेंगे, जो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और जो आप फाइनल आंसर निकालेंगे, तो ये 6 ये हो गया, 2 जो है वो ऊपर वाले हो गए, एक x की वैल्यू का आंसर, एक y की वैल्यू का आंसर, तो वो आपके 8 जो मार्क्स हैं वो जस्टिफाइड हो जाते हैं। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं कि इसके सामने जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि मीडियंस आपने फाइंड आउट करने हैं और ये बताना है कि कंकरेंट हैं। अब उसके लिए क्या है कि पहले आप मीडियंस जो निकालने हैं उसके लिए क्या करना है, एक तो आपने ट्राइंगल बनानी है पहले, और ट्राइंगल बनाने के बाद फिर वो मीडियन तो निकालनी है, लेकिन दूसरी साइड पे जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं वो भी आपने लिखने हैं। अब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स क्या होते हैं, जो आप काम करते जाते हैं उसको आपने साथ साथ रिटर्न में जो लिखते जाते हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में क्या है कि ए बी है, सपोज 5.8 की आपने लाइन लगाई, कंस्ट्रक्शन पॉइंट में पहला आप लिख देंगे कि ड्रा लाइन ऑफ द 5.8 सेंटीमीटर विच इज ए बी। अब दूसरा फिर क्या है कि बी के ऊपर 45 का एंगल है,
तो बी के ऊपर आपने 45 का एंगल ड्रा कर दिया। एंगल कैसे ड्रा करते हैं वो आपको बताया हुआ है डिटेल के साथ एक लेक्चर के अंदर, एक वर्कशीट में। मजीद आपके पास 10.2 की जो वर्कशीट है उसमें ये सारा डिटेल से लेक्चर पूरा मौजूद है। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट भी कर देता हूँ। 45 का एंगल बना लिया, फिर बी सी के ऊपर आपने क्या करनी है, 5 का एक आर्क लगानी है। जहाँ पे वो कट करेगी उसको दूसरी लाइन से मिलाएंगी, तो वो आपकी एक ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आ जाते हैं मीडियंस। मीडियंस ड्रा करने के लिए आप पहले राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और वो जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो लाइन को जिस जगह पे कट करते हैं उस जगह से सामने वाला जो होगा लाइन उसको मिलाएंगे तो वो मीडियन बनेगा। डिटेल में ये जो लेक्चर मौजूद है, ये 10.2 की जो एक्सरसाइज है उसको आपने देखना है, उधर से आप उसको समझ सकते हैं सारे क्वेश्चन को। अदरवाइज यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करता हूँ। अब आ जाते हैं कि राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, सपोज इसका राइट बाइसेक्टर मैंने ड्रा करना है। ए बी आपने क्या करना है, हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है, एक ऊपर की तरफ लाइन लगानी है, एक नीचे की तरफ लाइन लगानी है ए पे रख के। फिर इसी तरह बी पे रख के एक ऊपर लाइन लगानी है, एक नीचे लाइन लगानी है। जहां पे ये कट करेंगे वहां से आपने मिला देना है, तो ये आपका पहला राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। और वो जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो सामने वाली जो साइड होती है उसको दो बराबर पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। ये एक राइट बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह इसका आपने निकालना है ए सी का, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन, एक इधर, फिर सी पे रख के आप इसी तरह निकालेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे तो ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। और इसी तरह तीसरा आप जो है वो क्या करेंगे, बी सी का एक इस तरफ, और फिर जो है वो सी पे रख के आप एक लगाएंगे, तो ये जहां पे ये कट करेगा तो ये तीसरा आपका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। अब राइट बाइसेक्टर हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है मीडियन। तो अब ये जो आप ड्रा करेंगे इनको आपने क्या करना है, इनको आपने डॉटेड में ड्रा करना है। ठीक है, डॉटेड में ड्रा करना है, क्योंकि आपका जो मेन काम है ना वो तो है कि आपने मीडियंस जो हैं वो ड्रा करने हैं। ठीक है, मैंने ये देखें ये डॉटेड लगा दिए। तो अब अब क्या है जी कि अब जहां पे ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं लाइन को जहां पे कट कर रहे हैं, मतलब अब ये यहां से गुजर रहा है ना, ये यहां पे इसने कट किया है। अब आपने क्या करना है, इस जगह को अब यहां पे अगर ये कट कर रहा है तो इस जगह को आपने सामने वाले के साथ मिला देंगे कॉर्नर के साथ, तो ये आपका पहला मीडियन हो जाएगा। इसी तरह ये सामने जो है वो इधर कट कर रहा है तो इसको इधर मिला देंगे तो ये दूसरा मीडियन हो जाएगा। और ये इधर कट कर रहा है तो इसको इधर मिला देंगे तो ये तीसरा हो जाएगा। और दूसरा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि ये जो मीडियंस होंगे ये क्या होंगे, कंकरेंट होंगे, यानी कि एक ही पॉइंट पर। अब हमने यहाँ पे रफ ड्रा किया है तो लेकिन ये होगा कि ये मैं इसको कर भी देता हूँ ताकि आप उसको गलत ना करें, कि ये जो तीसरा भी होगा ना ये भी इधर से ही गुजरेगा। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होगा वो उनका सेम होगा, एक ही होगा, ओ जो होगा। तो ये थे हमारे मीडियन जिसके लिए आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। और फिर एंगल बाइसेक्टर को भी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि आपने एंगल को जो है वो हाफ करना है, एक इधर और एंगल बाइसेक्टर। पीछे बच जाते हैं आल्टीट्यूड्स। इसी तरह ही आप जो है वो अपने आल्टीट्यूड जो हैं वो ड्रा करने के लिए क्या है, कंपास को ओपन करते हैं कि वो सामने वाले जो होते हैं उसके ऊपर दो जो हैं वो जगह पे कट करे, जहाँ से कट करते हैं वहाँ से आप मिलाते हैं। बट अगर आपने डिटेल्स इस लेक्चर को देखना है तो 10.2 की जो एक्सरसाइज का लेक्चर है, जो वर्कशीट है, उसको आप देखेंगे, यूट्यूब पे मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल में लेक्चर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। और आप इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने इस पूरे पेपर को खुद से मस्ट सॉल्व करना है। एक ये पेपर और इससे पहले जो एक आपका पास्ट पेपर 2025 का जो आपको सॉल्व करवाया है, इन दो पेपर को आपने 100% खुद से सॉल्व लाजमी करना है, तीनों पोर्शन और सारे क्वेश्चन, आर के साथ भी जो सारे क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप अपना जो फाइनल पेपर होगा उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। सो बेस्ट विशेज़ फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको 100% रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।